नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे एक ऐसे लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की औद्योगिक नींव रखी। मेरा मतलब है सर एम विश्वेश्वराया, जिन्हें हम प्यार और सम्मान से सर एमवी कहते हैं। अब देखिए, आमतौर पर हम उन्हें उनके बनाए गए विशाल डैम्स और इमारतों के लिए याद करते हैं, राइट? लेकिन आज हम उनके एक ऐसे असाधारण पहलू पर ध्यान देंगे जो शायद सबसे जरूरी था। उनकी वो अनोखी क्षमता जिससे उन्होंने बंद कमरों में होने वाली लैबोरेटरी रिसर्च को सीधा असल जिंदगी के उद्योगों से जोड़ दिया। खासकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc में उनका योगदान उस दौर के हिसाब से सच में क्रांतिकारी था। सोचिए, ये वो वक्त था जब विज्ञान को सिर्फ मोटी मोटी किताबों तक सीमित माना जाता था, पर उन्होंने इस धारणा को पूरी तरह तोड़ दिया। तो चलिए उनकी इस कोर फिलॉसफी के थोड़ा और गहराई में चलते हैं। एक बेहद आसान लेकिन बहुत ही ताकतवर विचार जो दरअसल भारत में शुरुआती औद्योगिकरण का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट बन गया। सर एमवी का पूरा विश्वास था कि इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च के बीच एक एम्पिरिकल यानी बिल्कुल व्यवहारिक और ठोस रिश्ता होना ही चाहिए। अब इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ थ्योरीज पर बहस करके नहीं रुक जाना है। उन थ्योरीज को वहां अप्लाई करना है जहां से नापे जा सकने वाले ठोस परिणाम निकलें। एक विकासशील देश के लिए उस समय ऐसी सोच होना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका मानना था कि गरीबी हटानी है तो साइंटिफिक रिसर्च को डायरेक्ट उन उद्योगों से जोड़ना होगा जो पैसा और रोजगार दोनों पैदा करें। अब इस इम्पैक्ट को वाकई समझने के लिए हमें सबसे पहले बेंगलुरु के इस टॉप साइंटिफिक संस्थान में उनकी औपचारिक भूमिका, उनके लीडरशिप रोल पर ध्यान देना होगा। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि उन्हें नई बनी IISc कोर्ट का प्रेसिडेंट चुना गया था, और वो भी लगातार 9 सालों के लिए। सोचिए जरा, 1938 से लेकर 1946 तक का वो दौर, ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के कारण भयंकर उथल-पुथल से गुजर रही थी। ऐसे अशांत और मुश्किल माहौल में लगातार 9 साल तक एक स्थिर, मजबूत और क्लियर दिशा प्रदान करना कोई आसान काम नहीं था। इस लंबे समय तक संस्थान को गाइड करके उन्होंने अपने प्रभाव और देश के विकास का एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार किया। उन्होंने इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित किया कि दुनिया में चाहे जो हो रहा हो, भारत की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल आज़ादी का रास्ता कभी भटकना नहीं चाहिए। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां हम इस विचार को हकीकत में बदलते हुए देखते हैं। कैसे उनकी ये फिलॉसफी ठोस इंडस्ट्रियल आउटपुट्स में तब्दील हुई। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। एक सीधा कनेक्शन देखिए। एक तरफ IISc के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में केमिस्ट मिलकर सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन के तेल को निकालने की एक बिल्कुल नई और हाईली एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस विकसित कर रहे हैं। आम हालातों में क्या होता, ये प्रोसेस बस एक रिसर्च पेपर बनकर किसी लाइब्रेरी में रह जाती है ना। लेकिन यहाँ उस नई टेक्निक को उठाकर सीधा सर एमवी द्वारा बनाई गई सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्री में अप्लाई कर दिया गया। एक तरफ टेस्ट ट्यूब्स का केमिकल रिसर्च था और दूसरी तरफ सीधा उस पर आधारित एक मुनाफे वाली बड़ी फैक्ट्री, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला और जो देखते ही देखते राज्य की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया बन गई। लैब की शांति से निकलकर मशीन्स के शोर तक का ये सफर ये बताता है कि शोध को बेहतरीन बिजनेस में कैसे बदला जाता है। पर सबसे खास बात ये है कि ये सैंडलवुड का सक्सेस सिर्फ एक बार का चमत्कार नहीं था, ये एक स्केलेबल ब्लूप्रिंट बन गया था। या एक और कमाल का एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे लकड़ी का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन IISc की मेटलर्जी लैब से निकलकर सीधा मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? आसान शब्दों में कहें तो लकड़ी को बिना ऑक्सीजन के जलाना, जिससे एकदम टॉप क्वालिटी का चारकोल यानी कोयला निकलता है। अब इस आधुनिक लैब प्रोसेस को लाया गया और सीधे स्टील वर्क्स के उन विशाल ब्लास्ट फर्नेसेस में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया गया। जरा सोचिए स्केल के बारे में। एक छोटे से मेटलर्जी लैब की एडवांस्ड खोज कैसे इतने भारी भरकम उद्योग का एक जरूरी हिस्सा बन गई। एक बार फिर से वो विज्ञान और उद्योग के बीच का अटूट पुल काम आ गया। लेकिन प्रयोगशाला और फैक्ट्री के बीच जो ये पुल बन चुका था, वो आगे भी हमेशा मजबूत बना रहे, इसके लिए एजुकेशन का दायरा बढ़ाना बेहद जरूरी था। और यहीं पर उनकी सटीक दूरदृष्टि दिखती है। उन्हें पता था कि आने वाले कल की जरूरतें क्या होंगी, इसलिए उन्होंने IISc में 3 बिल्कुल नए और बेहद अहम डिपार्टमेंट शुरू किए: मेटलर्जी, एरोनॉटिक्स और इंटरनल कंबस्शन इंजन्स।
उस जमाने में इन विषयों को पहचानना इस बात का सबूत है कि वो आने वाले कई दशकों का भविष्य बिल्कुल साफ देख पा रहे थे। उन्हें मालूम था कि एक नए आधुनिक भारत को चलाने के लिए आखिर चाहिए क्या। नई इमारतों और मशीनरी के लिए एडवांस्ड मेटलर्जी, आसमान में उड़ने और तेज ट्रांसपोर्ट के लिए एरोनॉटिक्स और परिवहन को रफ्तार देने के लिए इंटरनल कंबस्शन इंजिन्स। दरअसल वो सीधे तौर पर उन एग्जैक्ट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स के बीज बो रहे थे जो कल का औद्योगिकरण चलाने वाले थे। आखिर में इस बात पर विचार करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आईआईएससी ने खुद इस विशाल योगदान को किस तरह देखा और सम्मानित किया। देखिए, आईआईएससी ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित उपाधि ऑनरेरी फेलोशिप से नवाजा। लेकिन इस सम्मान का सच्चा वजन, इसकी असली अहमियत तब समझ आती है जब आप देखते हैं कि इस बेहद खास और छोटी सी लिस्ट में और कौन लोग शामिल हैं। इस लिस्ट में हमें नोबेल प्राइज विजेता महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन मिलते हैं और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं। ऐसे राजनीतिक और वैज्ञानिक दिग्गजों के बिल्कुल बराबर उनके साथ खड़ा होना ये साबित करता है कि सर एम विश्वेश्वरैया का काम सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं था। वो एक सच्चे राष्ट्र निर्माता थे जिन्होंने हमारी आधुनिक सोच का आकार तय किया। तो अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए उस मूल फिलॉसफी को दोबारा याद करते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वो व्यवहारिक रिश्ता, जहां लैब में किए गए प्रयोग बाहर की दुनिया की समस्याओं को सुलझाते हैं। आज के इस आधुनिक समाज में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं, हम आने वाले कल की औद्योगिक चुनौतियों को सुलझाने के लिए इस विचारधारा को आगे कैसे ले जा सकते हैं। विज्ञान की प्रयोगशालाओं और उद्योगों की तरक्की के बीच का अगला सबसे बड़ा पुल आखिर कहाँ बनेगा? और सबसे अहम सवाल, उस ख्याली विज्ञान को असल जिंदगी के कारखानों में उतारने वाला अगला विजनरी आखिर कौन होगा? इन गहरे सवालों के साथ मैं आज आपको यहाँ छोड़ता हूँ। इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।